हेलो पेरेंट्स। एक पेरेंटिंग कोच होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि एक 3 साल के बच्चे को मैनेज करना कभी कभी कितना बड़ा चैलेंज लगता है, राइट? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही मेजर पैराडाइम शिफ्ट पर चर्चा करने वाले हैं। हम बच्चों के प्ले टाइम को देखने का पूरा नजरिया बदलने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये उनके आने वाले कल की सबसे मजबूत फाउंडेशन है। सो लेट्स डाइव इन। हम सभी उस ट्रेडिशनल माइंडसेट के साथ बड़े हुए हैं। जब बच्चा जल्दी से ABCD या 1 से 10 तक सुना देता है तो हमें लगता है वाओ क्या बात है। इसे हम रोट मेमोरी यानी रटना कहते हैं। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में क्या सिर्फ रटना काफी है? बिल्कुल नहीं। आगे चलकर क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो क्या हमारा ये पुराना तरीका बच्चों को फ्यूचर के लिए सच में तैयार कर रहा है? रोट मेमोरी बनाम असली सीख, यानी हाथों से सीखना। इन दोनों तरीकों के फर्क को थोड़ा डीपली समझते हैं। सिर्फ नंबर्स बोल देना, उसे हम कहते हैं रेंटिंग नॉलेज, यानी नॉलेज को बस किराए पर लेना। बच्चे ने गाना तो याद कर लिया, पर उसको नंबर्स का असल मतलब ही नहीं पता। लेकिन जब वही बच्चा फिजिकली एक एक बीट को उठाकर कप में डालता है ना, तब वो एक्चुअल मैथ लॉजिक और मैथमेटिकल इंट्यूशन बिल्ड कर रहा होता है। उस मोमेंट में वो उस नॉलेज को सच में ओन करता है, वो नॉलेज उसकी अपनी हो जाती है। यही सबसे बड़ा फर्क है रोट मेमोरी और हैंड्स ऑन प्ले में। अब यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म आता है, सुबेटाइजिंग। इसका मतलब क्या है? बिना एक एक करके काउंट किए एक छोटे से ग्रुप को देखकर तुरंत उसका नंबर बता देना। जैसे अगर हम बच्चे के साथ बीज छुपाकर हाइड एंड सी काउंटिंग गेम खेलें तो उनका ब्रेन इंस्टेंटली प्रोसेस करता है कि वहां कितने बीज हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक एब्सोल्युटली क्रूशियल प्री मैथ स्किल है जो उन्हें आगे चलकर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रेडी करती है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, बिल्डिंग द एकेडमिक ब्रिज, खेल से पढ़ाई तक का सफर। हम सब चाहते हैं कि बच्चा जल्दी से एकदम परफेक्ट पेंसिल पकड़कर लिखना शुरू कर दे, पर उससे पहले की फाउंडेशन का क्या? जब एक बच्चा खेल खेल में टॉय टोंग्स या चॉपस्टिक्स का यूज करता है तो वो एक्चुअली एक तरह की फिजिकल थेरेपी ले रहा होता है, लिटरली। ये उनके फाइन मोटर स्किल्स और पिंसर ग्रैस्प को डेवलप करता है, और यही पिंसर ग्रैस्प आगे चलकर हैंडराइटिंग स्टैमिना और प्रॉपर पेंसिल ग्रिप के लिए 100% नेसेसरी होता है। चलिए इसे रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। टोंग्स और चॉपस्टिक से उंगलियों की ताकत बढ़ती है, जिससे बच्चा खुद अपनी शर्ट के बटन लगा पाता है। कलर सॉर्टिंग कप्स का यूज करने से विजुअल कैटेगराइजेशन आता है, यानी वो पैटर्न समझते हैं जिससे लॉजिक इंप्रूव होता है। और काउंटिंग कार्ड्स, उनसे बच्चे को 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस समझ आती है, जो आगे चलकर वैल्यू और पैसों की समझ बनती है। ये सारी टैक्टाइल यानी हाथों वाली एक्टिविटीज डायरेक्टली उनके फ्यूचर एकेडमिक लीप्स की नींव हैं। और एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताऊं, जब बच्चे को लेफ्ट से राइट की तरफ बीड्स ऑर्गेनाइज करना सिखाते हैं तो अनजाने में ही उनकी आंखों के मसल्स ट्रेन हो रहे होते हैं। किसके लिए? रीडिंग रेडीनेस के लिए, क्योंकि आगे चलकर स्कूल में किताबें भी तो लेफ्ट से राइट ही पढ़नी है ना। ये एक्टिविटीज नेचुरली पढ़ाई की एक बहुत मजबूत फाउंडेशन सेट कर देती हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, कीपिंग प्ले टाइम कंप्लीटली सेफ, क्योंकि पेरेंट्स होने के नाते सेफ्टी हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है। कुछ सेफ्टी रूल्स एकदम नॉन नेगोशिएबल होने चाहिए। जैसे अगर बच्चा चॉपस्टिक्स जैसे शार्प टूल्स यूज कर रहा है तो स्ट्रिक्ट सिटिंग ओनली रूल होना चाहिए। उन्हें लेकर दौड़ना एब्सोल्युटली अलाउड नहीं है। इसके अलावा किनारों वाली एक डेडिकेटेड प्लेमैट जरूर यूज करें ताकि बीड्स जमीन पर ना फैलें और कोई उन पर फिसल ना जाए। और सबसे जरूरी बात, 100% अडल्ट सुपरविजन। खेल खत्म होने के बाद इन सभी चीजों को एक हाई शेल्फ पर बच्चों की रीच से बिल्कुल बाहर रख दें। अब मैं आपके साथ एक अल्टीमेट लाइफ हैक शेयर करती हूँ। अगर कभी थोड़ा सा भी डाउट हो कि कोई खिलौना बच्चे के गले में अटक सकता है या नहीं, तो ये टॉयलेट पेपर रोल टेस्ट ट्राई करें। अगर वो ऑब्जेक्ट एक खाली टॉयलेट पेपर रोल के अंदर से आसानी से निकल जाता है तो इसका मतलब है कि वो एक चोकिंग हजार्ड बन सकता है, और उस खिलौने को स्ट्रिक्टली सुपरविजन में ही देना चाहिए। है ना कमाल का और सिंपल टेस्ट। सेक्शन 4, टॉडलर के अटेंशन स्पैन को मैनेज करना। ये हर घर की कहानी है। एक बहुत जरूरी फैक्ट हम सबको नॉर्मलाइज करना चाहिए। एक 3 साल के बच्चे का किसी स्ट्रक्चर्ड टास्क पर नॉर्मल बायोलॉजिकल अटेंशन स्पैन सिर्फ 3 से 6 मिनट होता है। जी हां, सिर्फ 3 से 6 मिनट। अगर वो इतनी देर बाद फोकस लूज कर रहे हैं या खिलौने फेंक रहे हैं तो प्लीज उन्हें फोर्स मत कीजिए। ये बिल्कुल नेचुरल और हेल्दी बिहेवियर है। तो जब फोकस हटने लगे तो हमें उन्हें पुश नहीं करना है, बल्कि पिविट करना है। कैसे? हमेशा गोल्डन आवर में खेलें,
जैसे सुबह 10 बजे जब वो नैप के बाद फ्रेश होते हैं। अगर लग रहा है फोकस जा रहा है तो सारे रूल्स हटा दें और टास्क को गेमिफाई करें। कप्स को हंग्री मॉन्स्टर्स बना दें और बोलें, ओह नो, इस ब्लू मॉन्स्टर को बहुत भूख लगी है, इसको जल्दी से ब्लू बीट खिलाओ। अगर टोंग्स मुश्किल लग रहे हैं तो बड़े फिंगर्स यूज करने दें, और अगर तब भी कुछ काम ना आए तो पैरेलल प्ले करें। आप बस उनके बगल में बैठकर खुद बीट सॉर्ट करना शुरू कर दें। उनकी क्यूरियोसिटी उन्हें खुद ब खुद वापस खींच लाएगी, गारंटीड। और अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, प्ले इज सीरियस वर्क। प्ले इज द सीरियस वर्क ऑफ चाइल्डहुड। खेल ही बच्चों का असली काम है। इस डीप थॉट को हमेशा याद रखना है। एक 3 साल के बच्चे को उसके अपने हाथों से सीखने देना, एक्सप्लोर करने देना, ये एब्सोल्युटली द ग्रेटेस्ट एकेडमिक हेड स्टार्ट है जो हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। जब हम उन्हें इस तरह एंगेज करते हैं तो रोट मेमोरी की जगह उनकी रियल और जेन्युइन इंटेलिजेंस बढ़ रही होती है। इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूं। क्या हम अपने बच्चों के कल के लिए एक सही और मजबूत फाउंडेशन बना रहे हैं? देखिए, ये बच्चे ही हमारा फ्यूचर हैं, और उनका फ्यूचर सक्सेस सिर्फ फैक्ट्स रटने से नहीं आएगा, बल्कि एक ग्रोथ माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल से आएगा। और ये स्किल्स आज उनके प्ले मैट पर ही बन रही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से आपको थोड़ी क्लैरिटी जरूर मिली होगी। ऐसे ही और इंसाइटफुल एक्सप्लेनर्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, क्योंकि ये पेरेंटिंग का सफर हम सब साथ मिलकर तय करेंगे।